वेलकम करता हूं सेकेंड ईयर के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न आपको जो है 15 नंबर में पूछा गया है। ये पूछा गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, लेकिन मैं बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब इसका समझिए इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, मतलब आंतरीय अवरोध। मतलब जो हमारा आंत होता है उसमें अवरोध हो जाना, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, अवरोध। अवरोध मतलब रुक जाना। तो ही जो हमारा आंत होता है उसमें इंटेस्टाइल जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपको एमएस देखिए एमएसएन 1 में भी पढ़ना है। मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में भी एक क्वेश्चन है और ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी क्वेश्चन है। तो आपको दोनों में से कहीं भी पूछेगा सेम चीज़ें आपको लिख देना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे होगा जो कि मैं आपको बता दूंगा। बाद बाकी टोटल चीज़ सेम है। तो ये यह एक क्या है, यह एक बीमारी है जो कि आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी एक क्वेश्चन कर सकता है और मेडिकल सर्जिकल 1 में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में है। तो आप लोग को कहीं भी पूछे घबराना नहीं है, बस आंसर सीधा छाप देना है, जो दिमाग में रहेगा छाप देना है। इसमें दोस्तों जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आपसे पूछेगा कि ये होता क्या है, इसका कारण बताइए, इसका लक्षण बताइए, इसका निदान लिखिए, जटिलता लिखिए, मेडिकल सर्जिकल लिखिए और नर्सिंग प्रबंध लिखिए। मतलब इसमें आपको जो है बहुत तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा, कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल जो सर्जिकल प्रबंध होता है वो लिखे, नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो हर एक चीज़ आपसे यहाँ से पूछेगा। तो आप लोग घबराना नहीं है, सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट में पूछे सब चीज़ सेम होगा, बस जो भी चीज़ें होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो कि मैं बता दूंगा जहाँ भी लिखना है डिफरेंस में। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ें हैं आप लोगों को फिगर में यहाँ पे समझने को मिलेगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है यह एक असमान के मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल। यह एक असमान स्थिति है, मतलब आपका जो आंत समान होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उस नॉर्मल से अलग है, असमान स्थिति है। जिसमें जो हमारा आंत का मार्ग है, जो आंतरीय मार्ग होता है, जो आपका आप सभी जानते हैं कि हमारा छोटा आंत होता है, बड़ी आंत होती है। तो ये जो हमारा आंत के मार्ग है उसमें आंशिक या पूर्णतः बंद हो जाता है। अब फिगर में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये सब जो है हमारा एक आंत का भाग है, देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं ए वाला जो भाग होता है, जो हमारा भोजन पचने के बाद जो है वो कहाँ पचता है, छोटी आंत में। तो जो भोजन पचता है आंत में देख सकते हैं, तो ये आंत जो होता है यह पूर्ण तरीक़ा से क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, या आंशिक रूप से हो सकता है या पूर्णतः बंद हो जाएगा। पूर्णतः बंद होने के बाद क्या होगा कि बंद हो जाता है एवं पाचन पदार्थ जो है प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और जो पाचन पदार्थ होता है उसका जो आवागमन होता है वह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरीय अवरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को जूम करके यहाँ पे इस वाले भाग को बताया गया है। ए वाला भाग क्या है, पतला हो चुका है। पतला हो चुका है मतलब क्या है कि यह बंद हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। तो यही जो आंत होता है ये पतला इस प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है रास्ता इसका, और इसी को हम लोग आंतरीय अवरुद्ध कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आंतरीय अवरुद्ध में कि यह एक असमान स्थिति होता है जिसमें आंत के मार्ग में आंशिक या पूर्णतः क्या होता है, बंद हो जाता है, एवं जो हमारा डाइजेशन जो मटेरियल होता है, जो पाचन पदार्थ होता है, उसका जो आवागमन होना चाहिए, जो पदार्थ का पासिंग होना चाहिए, वो उसमें अवरुद्ध हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जो भी पाचन क्रिया है वो नहीं हो पाता है, या पाचन पदार्थ जो है शरीर से बाहर जो पाचन होता है वो नहीं हो पाता है। तो यही होता है आंतरीय अवरोध में। ये चीज़ें देख लिए। अब देखिए ये आंतरीय अवरोध हो गया। अब आपसे इसका जो है कारण पूछेगा कि कारण क्या क्या हो सकता है आंतरीय अवरोध का। तो देखिए सबसे बड़ा जो कारण होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी आंत में संक्रमण, कोलाइटिस इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। बड़ी आंत में संक्रमण को क्या बोलते हैं, कोलाइटिस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, वरना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बड़ी आंत में संक्रमण को क्या बोलते हैं, कोलाइटिस बोलते हैं। तो सबसे पहला जो कारण क्या है, बड़ी आंत में संक्रमण, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है क्योंकि आंत के मार्ग में रुकावट हो जाता है, आंत के जो मार्ग होता है वो बंद हो जाता है पाचन पदार्थ करने के लिए। तो क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं संक्रमण होगा उसमें, ये चीज़ें है। दूसरा है कि हर्निया, देखिए हर्निया भी होता है। अब हम हर्निया भी आपको ये पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाइएगा सेकेंड ईयर 21 से 22 वाले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे हर्निया भी हम लोग पढ़ाए हैं, हर्निया के प्रकार भी पढ़ाए हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में कई बार पूछा गया है हर्निया के ऊपर। तो दो कारण क्या देखिए, हर्निया, बड़ी आंत में संक्रमण, मोटा पदार्थ निगल लेना। देखिए मोटा पदार्थ निगल लेना मतलब इसका क्या हुआ कि जितना भी सिक्का हो गया या जो भी फल का जो छिलका होता है उसको अगर आप डायरेक्ट निगल लेते हैं तो क्या होगा,
जाके आपके आंत में फंस जाएगा, और आंत में फंस जाएगा मतलब वो आपके आंत जो होगा उसके रास्ता को क्या करेगा, बंद कर देगा, जिससे जो पाचन होगा, पाचन की क्रिया में अवरुद्ध होने लगेगा, रुकावट होने लगेगा। तो यही क्या होता है कारण। तो ये 3 कारण आप लोग देख लिए। चौथा कारण है यहाँ पे देख सकते हैं कैंसर। कैंसर अगर आपका हो जाता है तो भी आपका जो आंत में अगर कैंसर हो जाएगा तो इससे भी क्या होता है, आपका आंत में अवरुद्ध हो जाएगा और जो आपका पाचन की क्रिया है वो फिर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ है। उसके बाद हमको यहाँ पे कारण में देखने वाले हैं, ये चीज़ें हो गया। कारण के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं कि इंटेस्टाइल स्टेनोसिस। देखिए इंटेस्टाइल स्टेनोसिस होता है, ये जो होता है ये भी एक कारण होता है कि जो इंटेस्टाइल स्टेनोसिस होता है ये भी कारण है कि आपका इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब आंत में अवरुद्ध होगा। नेक्स्ट है पेरिटोनियम में प्रदाह होना, जिसको हम लोग पेरिटोनिटिस कहते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सबको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पेरिटोनियम में प्रदाह को क्या बोलते हैं, तो पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, पेरिटोनाइसिस बोलते हैं पेरिटोनियम में प्रदाह। पेरिटोनियम प से पेरिटोनियम और प से पेरिटोनाइटिस, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है देखिए, कोई भी चीज़ का ज़्यादातर यहाँ पे जो आपको प्रदाह वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें आइटिस लगाते चलिएगा। आइटिस जैसे यहाँ पे पेरिटोनियम है तो नियम को हटाकर नाइटिस लगा दीजिएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद आंत के एक भाग के दूसरे भाग में प्रवेश करना, आंत के एक भाग का दूसरे भाग में प्रवेश करना। अब जैसे देखिए हमारा ये आंत है, ये आंत है हमारा, दोनों आंत। अब एक भाग जो है, देखिए एक भाग हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जैसे इसमें जाके और इसमें प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, इससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यह यहाँ पर आके इसको क्या करेगा, जाम कर देगा, अवरुद्ध कर देगा। तो वही होता है कि आंत की एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करना है। तो हम लोग कारण में क्या देखे हैं कि कोई मोटे पदार्थों को निगल जाना, या कैंसर, या हम लोग देखे हैं कि इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस या पेरिटोनियम में प्रदाह, या हम लोग और देखे हैं क्या देखे हैं कि संक्रमण आंत में। ये सब जो कारण है, ये सब हर्निया, ये सब कारण है किसका, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। अब इसका हम लक्षण देखेंगे कि किसी को अगर ये चीज़ होता है तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देगा। अगर किसी को आंत में ऑब्स्ट्रक्शन, आंत में अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण देगा। तो स्पष्ट है कि मतलब जब हमारा पाचन ठीक से होगा ही नहीं, जो पाचन के लिए जो चीज़ें हैं वो हमारा आंत में जाएगा ही नहीं, तो उससे क्या कठिनाइयाँ होगा, क्या लक्षण दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। तो लक्षण में पेट दर्द करेगा। सबसे पहले चीज़ है, अगर आपके आंत में जब भी पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, गैस बनता है और पेट में दर्द होता है तो एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरी बात है पेट में करापन, मरोड़ करापन, ये भी आएगा। उसके बाद है पेट फूल जाना, वही उसी को हम लोग बोलते हैं कि गैस बन जाता है। जो डिस्टेंटन होता है, ये पेट फूल जाएगा, पेट में करापन होगा, पेट में दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा, पेट में अफराना, देखिए अफराना भी होगा। ये सब जो चीज़ें हैं लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद जब आपका गैस बनता है तो क्या होता है कि आपके पेट में जी मचलेगा या उल्टी होगा। जी मचलना को क्या बोलते हैं, नौसिया बोलते हैं, और उल्टी को वोमिटिंग बोलते हैं। तो आपको जी भी मचलेगा, उल्टी भी होगा, बिल्कुल सही है। आपका कब्ज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पेट का जो आपका आंत है वो चीज़ें को क्या करेगा, पचा पाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, उससे कब्ज होगा। उसके बाद धड़कन बढ़ जाएगा, और जब भी आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी होगा, आपका पेट में दर्द होगा, गैस बनेगा, तो क्या होगा, आपका धड़कन बढ़ जाएगा, और धड़कन बढ़ने को क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या है, पेट का प्रॉब्लम है, आंत का प्रॉब्लम है। तो आंत में प्रॉब्लम होने से क्या क्या चीज़ें हो सकता है, वही चीज़ें जो लक्षण दिखाई देगा वही हमको इसमें लिख देना है। जैसे आंत में प्रॉब्लम होगा तो कब्ज हो जाएगा, भोजन नहीं पचेगा, जी मचलेगा, उल्टी होगा, उसके बाद पेट में ऐंठन होगा, पेट दर्द करेगा, धड़कन बढ़ जाएगा, सांस फूलने लगेगा। उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएगा लक्षण में। कारण में क्या इसका हो सकता है, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। अब देखिए इसमें कुछ और लक्षण है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो वजन घट जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आपको अचानक वेट लॉस होने लगेगा, निर्जलीकरण होने लगेगा, आपका जो शरीर में पानी का मात्रा है, भोजन पचेगा ही नहीं तो पानी का मात्रा ऑटोमेटिक कमेगा। उसके बाद है कि बेचैनी होने लगेगा, आपके अंदर जब भोजन नहीं पचेगा तो ये इकट्ठा होने लगेगा भोजन, और फिर बेचैनी भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है होता है, लक्षण दिखाई देता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं निदान में। देखिए निदान में क्या होता है,
इसके लिए क्या क्या निदान है, क्या क्या डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस मतलब टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले है कि पेट में प्रॉब्लम है, तो पेट में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं वो यूएसजी होता है, तो पेट का यूएसजी होगा। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी भी होगा, लेप्रोस्कोपी भी किया जाएगा। उसके बाद सीटी स्कैन भी पेट के लिए होता है और ये चीज़ें आप लोग को करवाना होगा टेस्ट में। उसके बाद है सिगमॉइड स्कोपी होगा, तो ये जो सिगमॉइड स्कोपी होता है ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद निदान में तो हिस्ट्री लेना सबसे पहले लिखेंगे कि हिस्ट्री लिया जाएगा। हिस्ट्री लेने के बाद जो है ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम लोग देख चुके हैं निदान में पेट में यूएसजी होगा, लेप्रोस्कोपी होगा, सीटी स्कैन होगा, सिगमॉइडोस्कोपी होगा, एक्सरे भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री लेना होगा, तो ये सब आप अपने से लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रबंध के ऊपर। अब हम लोग को प्रबंध भी देखना है। उस प्रबंध में मेडिकल प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध दोनों देखना था। मेडिकल प्रबंध मतलब चिकित्सीय प्रबंध, मतलब कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिनके लिए दवाई से भी कंट्रोल किया जा सकता है और उनको जो है सर्जिकल विधि से मतलब सर्जरी के थ्रू भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो भी बीमारी में अगर दोनों काम में आता होगा तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, मेडिकल भी और सर्जिकल भी, दोनों प्रबंध। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रबंध में देखते हैं। पहले चिकित्सीय मतलब मेडिकल प्रबंध। मेडिकल प्रबंध में क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे इन्फेक्शन है, आंत में इन्फेक्शन से भी अवरुद्ध हो सकता है, हम लोग कारण में देखे हैं। तो इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में जैसे देते हैं कि पिप्रासिलिन और एमिकासिन, ये दोनों एंटीबायोटिक है, ध्यान में रखिएगा। पेट के लिए एंटीबायोटिक होता है जो आपके इन्फेक्शन को मारता है, पिप्रासिलिन और एमिकासिन, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किस में देते हैं, दर्द से राहत के लिए। पेट में दर्द होता है तो दर्द की दवाई देते हैं, तो जो भी एनाल्जेसिक की दवाइयाँ होगा पेट के लिए वो देंगे। तीसरा है कि बॉल को डीकम्प्रेस करना, मतलब जो हमारा आंत होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डीकम्प्रेस करेंगे, मतलब उस पर दबाव कम करने के लिए उस पर बॉयल को करेंगे डीप्रेस। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है कि वोमिटिंग रोकने के लिए, मतलब अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग रोकने के लिए जो है राइल्स ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्रेनेज किया जाता है। मतलब अगर वोमिटिंग किसी को बहुत अधिक हो रहा हो, इस वाले पेशेंट में, किस वाले, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर वोमिटिंग किसी को हो रहा है तो राइल्स ट्यूब लगाकर उसको गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट होता है उसको ड्रेनेज किया जाता है। इस चीज़ है। पांचवा है रोगी को एनपीओ मतलब नील पर ओरली रखा जाता है। एनपीओ के मतलब होता है कि मुख के द्वारा भोजन नहीं दिया जाएगा। तो ये आप इसको सर्जरी में भी लिख सकते हैं, सर्जिकल देखभाल में भी लिख सकते हैं, प्रबंध में, नर्सिंग प्रबंध में भी लिखेंगे और मेडिकल में भी। तो हम लोग यहाँ पे मेडिकल प्रबंध में क्या क्या देखे हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, दर्द मारने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, उसमें अगर कोई भी चीज़ें हैं कंप्रेस, मतलब उस पर दबाव बढ़ रहा है तो उसको डीकम्प्रेस करेंगे बॉयल को। उसके बाद अगर वोमिटिंग हो रहा है ऐसे पे, क्योंकि आंत में प्रॉब्लम है, आंत में अवरुद्ध है तो भोजन पच नहीं रहा, भोजन पचेगा नहीं तो क्या होगा, वह कहीं ना कहीं तो जाएगा मतलब नीचे वो नहीं जा रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, तो ऊपर मतलब वोमिटिंग के लिए वह वोमिटिंग होता रहेगा। तो वोमिटिंग होगा तो उससे जो है ड्रेनेज का उपयोग करके राइल्स ट्यूब के थ्रू गैस्ट्रिक कंस्टेंट को ड्रेनेज किया जाएगा। उसके बाद रोगी को एनपीओ रखा जाएगा, मतलब भोजन उसको जो है मुख के द्वारा कम देंगे, उसको फ्लूइड के माध्यम से जो पोषण है उसे देते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग बी में आते हैं, सर्जिकल प्रबंध। सर्जिकल प्रबंध हमने बताया कि मेडिकल प्रबंध और सर्जिकल प्रबंध। अब देखिए पेट में प्रॉब्लम है, आंत में प्रॉब्लम है, तो आंत में प्रॉब्लम है यानी पेट में प्रॉब्लम है तो वहाँ सर्जरी हो सकता है, सर्जरी के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है सर्जरी में क्या क्या चीज़ें होता है। देखिए पहला है सर्जरी द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट को हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है। देखिए जो भी ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट है, मतलब जो भी अवरोधक जहाँ से अवरुद्ध हो चुका है, मतलब मान लीजिए कि हमारा आंत है, ये हमारा आंत है, ठीक है, और यहाँ से बीच वाला भाग जो है ये बंद हो चुका है, यही ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब आंत बंद हो जाना यही ऑब्स्ट्रक्ट है। तो क्या करेगा सर्जरी में, ये जो ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट है ना, जो ये अवरोधक भाग है, क्या करेगा, इसको यहाँ से काट देगा और यहाँ से काट के इसको बीच से हटाकर बाहर कर देगा और फिर जो है क्या करेगा, इस वाले भाग को जो है वो इस ऊपर वाले भाग को और इस नीचे वाले भाग को जोड़ दिया जाएगा आपस में, इस बीच वाले ऑब्स्ट्रक्ट भाग को हटाकर। तो ये चीज़ें समझ गए। दूसरा है कि लियोस्टोमी एवं कोलोस्टोमी भी की जा सकती है। देखिए किसी पेशेंट को अगर
इसका ज़रूरी होगा तो लियोएस्टोमी और कोलोएस्टोमी भी किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जो है लियोएस्टोमी और कोलोएस्टोमी भी किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दो प्रकार से जो है सर्जिकल प्रबंध किया जा सकता है। पहला क्या होगा कि सर्जरी के थ्रू जो भी ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट है, मतलब जो भी अवरोधक भाग है आंत का, उसको काट के हटाकर फिर दोनों भाग को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ये चीज़ें होता है। या दूसरा होगा कि लियोएस्टोमी एवं कोलोएस्टोमी भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। अब देखिए यहीं पे चीज़ें को आपको समझना है कि चाइल्ड में क्या लिखेंगे और जो है नॉर्मल पूछेगा मेडिकल सर्जिकल में तो उसमें क्या लिखेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पूछेगा तो आप नॉर्मली आप एक वयस्क व्यक्ति मानकर, रोगी मानकर चलेंगे, लेकिन जब चाइल्ड वाला होगा तो वहाँ पे बालक आपको कहीं कहीं लगाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ देखेंगे भी। तो चलिए नर्सिंग प्रबंध में देखते हैं। देखिए नर्सिंग प्रबंध में क्या है कि एनजी ट्यूब से आमाशय पदार्थों का चूषण या निष्कासन करेंगे। देखिए अब हमारा जो भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें तो हमारा पेट में आमाशय में भोजन पच ही नहीं रहा है, तो उसमें जो भी पदार्थ रहेगा उसको क्या करेंगे, एनजी ट्यूब के द्वारा चूषण करेंगे या निष्कासन करेंगे। दूसरा है वमन, जो वोमिट होता है वह उदरीय गतियों को निरीक्षण करेंगे, मतलब जो भी वोमिटिंग हो रहा है या जो भी एब्डोमिनल मूवमेंट है उसको हम लोग हमेशा निरीक्षण करते रहेंगे, मतलब एज ए नर्स। तीसरा है कि जीवन चिन्हों, मतलब जो भी विटल साइन है उस पर नज़र रखेंगे। देखिए नर्स में अगर नर्सिंग देखभाल में पूछेगा तो आप लोग आंख मूंद के 2-4 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं ना, कि जीवन चिन्हों को देखेंगे, पेशेंट को आराम दिलाएंगे, पेशेंट को राहत दिलाएंगे, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी वाला है तो वैसे पेशेंट को जो है उसका अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे। अगर पेशेंट सर्जरी होने को गया है तो नर्स क्या करेगा कि उससे लिखित ये सारा चीज़ें ले लेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आप लोग लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या देखने वाले हैं कि बालक की निरंतर स्थिति बदलकर घाव की ड्रेसिंग कर संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भाग को काट के हटाया गया है सर्जरी के थ्रू, मतलब उसको ऑपरेशन किया गया है, सर्जरी किया गया है, तो इस अवस्था में उसको जो घाव होगा उसको ड्रेसिंग करके और उससे संक्रमण से बचाएंगे बालकों में। देखिए अब यहाँ पे बालक लगाया है क्योंकि हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन को उठाए हैं। अगर आपको यहाँ पे जो है वो मेडिकल सर्जिकल में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बालक नहीं लगा के आप लोग क्या लिखेंगे कि रोगी की निरंतर स्थिति बदलकर घाव का ड्रेसिंग करते रहेंगे और संक्रमण से बचाएंगे। तो ये आप लिखिएगा। मेडिकल सर्जिकल में पूछेगा तो सीधा रोगी रोगी लिखते रहिएगा, और चाइल्ड में पूछेगा तो बालक लिखिएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बाद बाकी सब मैटर समान होगा। पाँचवा है, यहाँ पे देख सकते हैं। पाँचवा क्या है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखेंगे। देखिए हम लोग ऊपर में क्या देखे हैं कि एनपीओ नॉन पर ओरल जो हम लोग देखे हैं, ओरल मतलब हम मुख से उसको जो है वो भोजन नहीं देंगे, तो क्या करेंगे उसको तो भाई संतुलन बनाए रखने के लिए पोषण देना होगा। तो वो पोषण जो है फ्लूइड के माध्यम से, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से हम उसको देंगे और संतुलन बना के रखेंगे। छठा है सर्जरी के उपरांत एस्टोमा के आसपास की त्वचा उपयुक्त देखभाल करनी चाहिए। जब एस्टोमा पर उगा पाउच 1/3 भर जाए तो उसे खाली कर देना चाहिए। मतलब देखिए जो सर्जरी हुए एस्टोमा वाले भाग है, पेट के आसपास के जो त्वचा है, उसको एज ए नर्स देखभाल करते रहेंगे, और उस पर जो भी एस्टोमा पर जो भी पाउच लगाया गया है जो उसमें अगर भर जाए तो 1/3 हो जाए तो उसको खाली कर देना चाहिए। तो ये नर्स के रूप में कर सकते हैं। सातवां है बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अब बालक का स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, ये आप लिखेंगे। अगर मेडिकल सर्जिकल में होगा तो क्या लिखेंगे कि रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देख रहे हैं इसलिए बालक यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज़ें हैं। आठवां पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि माता पिता को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए तथा बालक को मनोरंजन चिकित्सा प्रदान करें। देखिए अब होता क्या है कि किसी के अगर बेटे के या बच्चे के अगर सर्जरी वगैरह या कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो इस स्थिति में जो नर्स होती है वो उनके माता पिता को सहारा प्रदान करेंगे, दिलासा दिलाएंगे, और बच्चे को क्या करेंगे, मनोरंजन चिकित्सा का प्रदान करेंगे। तो देखिए 8 पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये यहाँ तक आप लोग जो लिख देंगे तो आपका जो है 10 नंबर 15 नंबर में जो भी पूछेगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आपको यहाँ तक जो है लिख देना है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए हम अपने अंदाज में बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, आप लोग देखिए, शेयर कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एग्जाम तक कवर कर लेंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर वीडियो को शेयर करते हैं, देखते हैं, तो हम जरूर डेली क्वेश्चन लेके आएंगे, 1-2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से, और बताएंगे कि यह किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। बाकी आप लोग अगर प्यार आशीर्वाद अपना नहीं देंगे
तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हम बनाए अब मेहनत करें टाइम दे और आपका कुछ इस पर रिस्पॉन्स आ ही नहीं, तो फालतू की है चीज़ें बनाना। बाकी चलिए हम अपना मेहनत करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जो चीज़ें लिखे हैं ये नॉर्मल मेडिकल जो सर्जिकल नर्सिंग है वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को नर्सिंग प्रबंध में क्या लिखेंगे, तो सर्जरी से पहले 8 से 10 घंटे पूर्व रोगी को एनपीओ रखेंगे। एनपीओ का मतलब क्या है कि रोगी को कोई ओरल जो है मुंह के द्वारा भोजन नहीं देंगे। उसके बाद सब समान है कि रोगी को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखेंगे। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं कि रोगी को जो है प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, ये आप बच्चे को भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक। सर्जरी हेतु रोगी के उसके परिजनों द्वारा अनुमति ली जानी चाहिए, ये बच्चा में भी आप लिखेंगे कि उसके परिजनों बच्चे के माता पिता या परिजनों से जो है सर्जरी से पहले लिखित अनुमति लेंगे, ये बच्चा में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऊपर में देखें हैं कि एलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी भी दिया जा सकता है, तो अगर पेशेंट को कोलियोस्टोमी दिया गया हो तो कोलियोस्टोमी वाले रोगियों को प्रतिदिन 1500 ml तक तरल पदार्थ लेने की सलाह दे। एस्टोमा के आसपास की त्वचा का उपयुक्त देखभाल करें। ये सब ऊपर भी हो चुका है, बाद बाकी आप लोग इतना भी कमज़ोर नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज़ें हैं। कोलोस्टोमी के पश्चात जो है रोगी को भोजन की थोड़ी मात्रा निरंतर लेने की सलाह देनी चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा ले, इसका ध्यान देनी चाहिए। जब एस्टोमा पर लगाए पाउच 1/3 भर जाए तो उसे खाली कर देना चाहिए, ये ऊपर में भी हम लोग देखे हैं। तो ये नॉर्मल रोगी के लिए है जो कि MSN में पढ़ना है। बाद बाकी हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको निरंतर वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी में लिखिए और फिर मेरा PDF जो दिया गया है वहाँ से भी पढ़िए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन एक दिन में पढ़ रहे हैं तो पूरा याद ही हो जाए, फिर दूसरे दिन इसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।